बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज क्या कुछ चलता रहा, बंद दरवाज़ों के पीछे क्या क्या बातें हुई, क्या मुलाकातें हुई और क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई। और कुछ हवाले से तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जजेस साहिबान जो हैं काफ़ी हद तक जनाब काजी फायद ईसा साहब से नाराज़ भी हैं और इस नाराज़गी का इजहार भी जल्द होने जा रहा है। वो किस सूरत में होगा, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। दूसरी जानिब ये खबर आई है अब से कुछ देर कबल ही कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अब ये फैसला किया है कि वो जनाब काजी फायद ईसा साहब के एजाज़ में दिए जाने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। उसकी क्या वजह है उस पर भी बात करेंगे। और मेरी जो इतलात हैं वो यही हैं कि न सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी उस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। इसकी वजह के ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की जो करीबी लोग हैं, इवन कुछ सहाफ़ी हैं जो कुछ अर्सा कबल तक ये खबरें चला रहे थे, आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब और दीगर जो अक्सरियती जजेस साहिबान हैं उनके दरमियान जो एक लड़ाई है, इख्तिलाफात हैं, उनको ख़त्म करने के लिए अगेन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को डाला गया, मुलाकातें की गई और कोशिश की गई कि इस बर्फ़ को पिघलाया जाए और जो ताल्लुकात हैं उनको दोबारा से नामलाइज किया जाए ताकि काजी फायद ईसा साहब बाइज़्ज़त तौर पर रिटायर होकर अपने घर को जाएं। मगर फिर अब हमने देखा कि ये तमाम तर खबरें झूठी थीं। ये तमाम तर खबरें जो खबरें थीं ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा थीं। असल में मामलात कुछ और थे। काजी फायद ईसा साहब उन 8 अक्सरियती जजेस साहिबान को एक नज़र भी देखना नहीं चाह रहे। कल का जो नोट उन्होंने जारी किया एंड उस वक्त पर जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम कंसिडर होना था उस 12 रुकनी कमेटी में एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मुनीब और जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ, और मेरी इतलात यही है कि उस कमेटी में जब ये नोट आया काजी फायद साहब का अगेंस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह, उस कमेटी में भी इस पर काफ़ी बहसो मुबाहिसा हुआ और अगेन हमने देखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम ड्रॉप कर दिया गया और जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया गया। उसके बाद भी बहुत सी इतलात आ रही थी, मगर असल जो मकसद है बात का वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जजेस साहिबान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने को कभी भी तैयार नहीं थे और अब शायद एक रिएक्शन उन अक्सरियती जजेस साहिबान की जानिब से आएगा और हम देखेंगे परसों सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में जब कई जजेस साहिबान उस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे जो जनाब काजी फायद ईसा साहब के एजाज़ में दिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मैं आपको बता चुका हूँ, अब से कुछ देर कबल ही ये खबर आई है कि वो उम्रे पर जा रहे हैं और गालिबन कल जा रहे हैं और 1 नवंबर को उनकी वापसी होगी। वो न सिर्फ जस्टिस काजी फायद साहब के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे बल्कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जो तकरीब हलफ बर्दारी होगी जो ईवान सदर में मुनाकिद होगी 26 तारीख को, उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे। अब जस्टिस मुनीब अख्तर अगर क्योंकि अभी तक उनके हवाले से कोई सर्टन न्यूज़ नहीं आई कि वो यहाँ पर होंगे नहीं होंगे, क्या वो भी बैरून मुल्क जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मगर मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है और काफ़ी हद तक इतला भी यही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो भी उस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। अब इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो सीनियर जज थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, और एक तीसरे नंबर पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने उन दोनों को सुपरसीड किया और उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दिया गया। लिहाजा जो सीनियर तरीन जजेस हैं वो उनके लिए ये बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी कि एक जूनियर जज उनसे जो हैं वो चीफ जस्टिस के तौर पर, नेक्स्ट चीफ जस्टिस के तौर पर उस फुल कोर्ट रेफरेंस में तकरीर करेंगे, खिताब करेंगे और अपना आइंदा का लाए अमल जो 3 साल के लिए उनका होगा वो शेयर करेंगे। और दूसरी इसमें जो वजह नज़र आती है वो आती है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का अगेन वो रवैया जो उन्होंने अपने ही ब्रदर जजेस के अगेंस्ट रवा रखा है। एक तवील अरसा से हम देख रहे हैं ये इख्तिलाफात थे, ये खलफिशार था, ये इनफाइटिंग थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही। और अब काजी फायद ईसा साहब जाते जाते भी काफ़ी हद तक इन जजेस साहिबान को डैमेज करने में इन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी। हम बात तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की करते हैं, मगर साथ जस्टिस मुनीब अख्तर भी उस दौड़ में शामिल थे जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था और जस्टिस मुनीब अख्तर भी उन 8 जजेस में उनका शुमार होता है जिन्होंने वो अक्सरियती फैसला दिया था जो इस वक्त नज़र यही आता है एक बोन ऑफ कंटेंशन है जो हुकूमत के लिए असल दर्द सर बना, जिसकी वजह से
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कुर्बानी दी गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर तो वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं थे हमारे मौजूदा सेटअप के लिए, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह तो माजी में इनकी ही आंखों का तारा हुआ करते थे, चाहे वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला हो, चाहे वो साबिक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का मामला हो। हमने देखा कि हमेशा जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनके मोतरफ ही रहे हैं, चाहे वो हमारे वज़ीर कानून हो, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हो, इवन जो इस वक्त की हमारी लीडिंग सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सब भी उनके मोतरफ रहे हैं। अभी चंद माह कबल तक बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने नाना के हवाले से जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में उनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तारीफ़ें करते रहे क्योंकि वो भी उस लार्जर बेंच का हिस्सा थे। फिर अचानक 12 जुलाई का फ़ैसला आता है और एक फ़ैसले की बुनियाद पर, क्योंकि मेरी आज मुख्तलिफ सीनियर वकला से, जय्यद वकला से बात हो रही थी जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं, वो सब यही मानते हैं कि पाकिस्तान में आज की तारीख में 2 बड़े जुडिशल माइंड्स हैं, 2 बड़े जजेस हैं। वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। और इस हुकूमत की आप बदकिस्मती देख लें कि इसने उन दोनों को खो दिया है। और क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों माजी में भी आप कह सकते हैं एडवर्सरीज रहे हैं, चाहे वो जस्टिस काजी फाइज साहब का रेफरेंस हो या दीगर मामलात हों, दोनों के धड़े जो हैं वो मुख्तलिफ नज़र आए हैं, दोनों मुख्तलिफ राय रखते रहे हैं। एक हालांकि ताल्लुक दोनों का लाहौर से है, मगर एक की प्रैक्टिस कराची की है, एक की प्रैक्टिस लाहौर की है, माइंड सेट ही डिफरेंट है। बावजूद इसके इन दोनों के जो सख्त से सख्त नाकदीन हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि ये दोनों जजेस साहिबान काबिलियत में इनका इस वक्त तो कम से कम कोई सानी नहीं, और माजी करीब में भी हमें ऐसे कोई जजेस नज़र नहीं आते जो कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड्स जिनको कहा जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर हों या जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके फ़ैसलों को हवालों के तौर पर आज भी मुख्तलिफ़ जगहों पर कोट किया जाता है। और आज वकला साहिबान ये मानते हैं कि हुकूमत ने बहुत बड़ा मौका गंवाया है और इससे जो नुकसान होगा इस हुकूमत का तो चले होगा सो होगा, वक्त आने पर मालूम होगा, मगर असल नुकसान पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का होगा कि 2 बड़े दिमाग जो हैं उनको इन्होंने खो दिया है। और दूसरी जानिब जस्टिस याह्या अफरीदी के ऊपर नो डाउट उनका जो किरदार रहा है वो किसी भी सूरत में मुतनाज़ा तो नहीं रहा। किसी भी मौके के ऊपर उनकी जानिब से कोई ऐसा फ़ैसला नहीं आया जिससे ये कहा जा सके कि भाई इनका रुझान किसी एक सियासी ग्रोह, किसी एक सियासी जमात या किसी एक ग्रोह के तरफ है। लेकिन उनके ऊपर ये भी बात की जाती है कि वो हमेशा पतली गली से निकल जाते हैं, ऐसे फैसले देते हैं जिससे वो पकड़ाई नहीं देते। हमेशा उनकी राय दीगर जजेस साहिबान से मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो सबसे बड़ा उनको एज जाता है, उनके बारे में जो एक बात कही जाती है वो ये कि उनको असरअंदाज उन पर नहीं हुआ जा सकता। चाहे वो कोई भी फरीक हो, उन पर असरअंदाज होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यही आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकती है। यही एक बात चाहे शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो मुख्तलिफ मामलात पर, चाहे वो पार्लिमान हो चाहे कुछ हो, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बारे में तो बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि उनको आप अपनी बात उनसे मनवा सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या वो थोड़ा सा लीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। जिस नुक्ते पर वो अगर अपने आप को समझते हैं कि वो दुरुस्त हैं तो फिर वो उसी पर अपना फ़ैसला देंगे, चाहे वो काजी फाइज साहब का सदारती रेफरेंस हो। काजी फाइज साहब के बड़े करीबी थे, उनके धड़े के थे, मगर फ़ैसला जब उन्होंने दिया तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक दिया और काजी फाइज साहब की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने फ़ैसले में काजी फाइज साहब को अपने ओहद की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब भी करार दिया और दरख्वास्तें मंजूर कर ली बार एसोसिएशंस की। और फिर हमने दीगर मुकदमात में भी देखा कि वो जो इंटीमिडेट होने का एक काम होता है, अक्सर जजेस साहिबान जो हैं वो सीनियर जजेस साहिबान से इंटीमिडेट हो जाते हैं या ब्रदर दोस्तों से इंटीमिडेट हो जाते हैं, वो नहीं होते, असरअंदाज वो नहीं होते। अभी आप मखसूस नशस्तों के केस में देख लें, 2 उनके बड़े करीबी दोस्त जिनको कहा जाता है कि वो इनके बड़े क्लोज दोस्त हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, उन दोनों का जो फैसला है उससे इत्तेफाक नहीं किया जस्टिस याह्या अफरीदी ने। तो अब जो कानूनी हल्के हैं वो ये कहते हैं कि ये जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का एक इंडिपेंडेंट होना है, ये मौजूदा हुकूमत, मौजूदा सेटअप इन पर्टिकुलर, उसके लिए
ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आइंदा आने वाले दिनों में उनको इससे काफ़ी हद तक मुश्किलात भी फेस करना पड़ सकती हैं। अब एक और नया जो पेंडोरास बॉक्स खुल चुका है इस आइनी तरमीम के बाद, वो है आइनी बेंच का। अब आइनी बेंच का हवाला तो दे दिया गया है कि आइनी बेंच होगा, मगर इसमें एक जो लूप होल नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि जुडिशल कमीशन जो है वो आइनी बेंच तश्कील देगा। और जो तरमीम की गई है उस तरमीम में ये वाज़े लिखा है कि उस जुडिशल कमीशन का मेंबर प्रिजाइडिंग जज भी होगा उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। अब ये तो कह दिया गया है कि प्रिजाइडिंग जज उस कमीशन का मेंबर होगा, मगर ये नहीं कहा गया कि उस जुडिशल कमीशन में वो जो प्रिजाइडिंग जज होगा वो होगा कौन, उसका तयन कौन करेगा। मतलब आपने कमीशन तो बना दिया और प्रिजाइडिंग जज को उसका मेंबर तो बना दिया, मगर ये नहीं बताया कि वो प्रिजाइडिंग जज कौन है, उसका तरीकाकार क्या होगा, उसको कैसे आप अपॉइंट करेंगे, ये तरीकाकार वजह ही नहीं है। अब ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा और ज़ाहिरी बात है बाद अज़ां इसमें कुछ रूल्स भी आएंगे, कुछ अमेंडमेंट्स की जाएंगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले इजलास में बगैर उस प्रिजाइडिंग जज के ही इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, मगर इस पर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का अगेन इसमें बड़ा अहम किरदार होगा और मुमकिना तौर पर जो सीनियर तरीन जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बनाने की कोशिश होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की अगेन वहाँ पर भी अक्सरियत होगी और क्या पहला ही जो फैसला होगा जुडिशल कमीशन का वो भी मुनकसिम राय पर मबनी होगा, यानी जो चीफ जस्टिस होंगे वो अकलियत में चले जाएंगे। अगर वो जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बनाना चाहें तो क्या जुडिशल कमीशन के दीगर मेंबरान जो हुकूमती साइड से होंगे या पार्लिमानी साइड से होंगे वो उनकी इस राय से इत्तेफाक करेंगे। तो इस तरह के मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को फॉर इंस्टेंस आप देख लें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली की गई हाल ही में। जस्टिस काजी फैसल साहब को मज़ीद मजबूत करने में एक ऑर्डिनेंस लाया गया उनकी मदद को, जिसके नतीजे में उन्होंने इवेंचुअली आपने देखा जो 63A वाला रिव्यू है उसको फिक्स करवा लिया। अब उस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है ऑब्वियसली उसके हेड तो अब चीफ जस्टिस होंगे याहिया अफरीदी साहब, जो कि माजी करीब में जस्टिस काजी फैसल साहब के साथ उस कमेटी में बैठने से इनकारी हो गए थे, क्योंकि जस्टिस काजी फैसल साहब ने भी अपनी मर्जी के फैसले करने के बाद आइंदा के इजलास में जस्टिस याहिया अफरीदी को शामिल होने की दावत दी थी, जो कि मेरी इतलात के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी भी नहीं गई थी, गैर रस्मी तौर पर बस बातों बातों में पूछा गया था और उस पर उनके जवाब का इंतज़ार भी कुछ लोग कहते हैं नहीं किया गया था। अब जस्टिस याहिया अफरीदी क्या उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को हेड करेंगे, और जब वो हेड करेंगे तो उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चले तीसरे नंबर पर तो जज चीफ जस्टिस की मर्ज़ी का होता है कि किसी को भी अपॉइंट करने, दूसरे नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, क्या वो उस कमेटी का हिस्सा बनेंगे। और अगर लेट से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर 3 रुकनी कमेटी बना दी जाती है और वो 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बेंचेस तश्कील देती है, तो वो कैसे तश्कील देगी। इस आइनी तरमीम के बाद जो आइनी बेंच तश्कील पाया है उसके सामने मुकदमात लगने हैं, मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर कैसे करना है, ये तमाम तर चीज़ें भी अभी वाज़ेह होनी है। तो ये जो आइनी तरमीम की गई है इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं ये आइंदा आने वाले मज़ीद चंद हफ्ते जो हैं वो हम देखेंगे, उनको फील करेंगे और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का इस सब में बड़ा अहम किरदार होने जा रहा है। देखते हैं वो क्या करते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।